हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 12 फरवरी 2025 वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आई सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं रोज़ की तरह आपसे एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई हेल्प या मदद यहाँ से मिल रही है या कुछ नया आप लोग सीख रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि ये जो सेशंस हैं, ये जो यूट्यूब में सीरीज़ चल रही है वो इसी तरीके से लंबे समय तक यूट्यूब पर चल पाएगी। बट उसके लिए हमें आपके साथ और सहयोग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट आप लोग ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट उनको देखते हैं। तो ये हमारे आज के न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है। इसमें बात की गई है, मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो दो देशों की यात्रा पर हैं। पहले वो गए हुए हैं फ्रांस, और फ्रांस में ये जो एआई की समिट चल रही है ना, इसको को चेयर इन्होंने किया है। तो वहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि ये जो है वो एआई के एज का, इट इज़ अ डॉन ऑफ द एआई एज, यानी कि एआई की जो आप कह सकते हैं युग है उसकी एक शुरुआत है, उसका एक नया सवेरा है और एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जिसमें ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी हो, ऐसी इन्होंने यहाँ पर बात की है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ऐसा कोई बहुत खास न्यूज़ नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ खास नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक ये वाला आर्टिकल भी शेयर करूँगा। आप लोगों ने वैसे ये वाला जो केस है ये पढ़ा होगा पॉलिटी में भी, दैट इज़ शंकरी प्रसाद। ठीक है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस आप लोगों ने पढ़ा होगा। एबोलिशन ऑफ जमींदारी को लेकर 1951 में जब पहला अमेंडमेंट लाया गया था, ठीक है, तो उस समय ये केस आया था। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इसकी जो क्या स्टोरी है वो थोड़ा सा स्टोरी यहाँ पर दी गई है, दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट हाँ फिर भी एक जस्ट फॉर हैविंग अ बेसिक आइडिया आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आई विल शेयर दिस आर्टिकल, वो आप लोग ज़रूर पढ़ें। ठीक है, एक्सप्लेन पेज की बात करें तो एक्सप्लेन पेज पर भी आज हमें सिर्फ दो ही आर्टिकल्स देखने हैं। उसके पीछे रीज़न मैं बताता हूँ। एक आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है ट्रम्प्स ट्रेड वॉर्स की। ठीक है, कि अभी अमेरिका ने जो ट्रेड वॉर या जो टैरिफ्स लगाने की बात की है कनाडा और मैक्सिको और चाइना के ऊपर, ठीक है, तो उसको लेकर अमेरिका के फार्मर्स या किसानों के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, तो उस बारे में बात कर रहे हैं। दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, मतलब हमारे लिए। इसमें खाली लास्ट के एक कॉलम में जो इंडिया और अमेरिका का बायलेटरल ट्रेड है उसको लेकर कुछ डेटा दिया गया है, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन और बाकी आप एक बार जस्ट इसको गो थ्रू कर लें। ठीक है, इसके बाद सिमिलरली अभी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस से अमेरिका जाने वाले हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात जो है वो वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी, तो उसको लेकर भी बात की गई है। ठीक है, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट जस्ट यू कैन गो थ्रू। ठीक है, थोड़ा सा आपकी जो एक रीडिंग हैबिट है, एक कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं, वो थोड़ा सा यहाँ से इम्प्रूव होंगी। जस्ट गो थ्रू इट, आई विल शेयर इट। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ पर हम लोग दो आर्टिकल्स हैं जो डिस्कस करेंगे कि एक नई स्टडी में ये बात सामने आई है कि अर्थ का जो इनर कोर है उसका शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर अभी आपको मैंने शायद बताया था कि मणिपुर में जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो उसके बाद मणिपुर में अब के लिए क्या ऑप्शंस या क्या विकल्प हो सकते हैं, तो वहाँ पर बेसिकली प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति शासन का क्या प्रोविज़न है, क्या इसके हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद एक आर्टिकल जो है वो छोटा सा हमें देखना है ऑन दी इकोनॉमी वाले पेज पर, जो बात कर रहा है अबाउट दी ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट की। ठीक है, कि ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट ये एक नया तरीका हो सकता है, अ न्यू प्लान टू कैप्चर नॉलेज इकोनॉमी एज एडिशनल जीडीपी मेट्रिक कुड पैन आउट। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि ये क्या है, कहाँ से ये आइडिया आया, है ना। तो ये बेसिकली आज के हमारे तीन आर्टिकल्स रहेंगे। कुछ आर्टिकल्स मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगा, उनको आप ज़रूर पढ़िएगा। और साथ ही साथ दो आर्टिकल्स हमारे जो परसों वाले बचे हुए हैं,
आई विल ट्राई कि उनको भी हम लोग कवर कर लें आज, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक एक करके इन आर्टिकल्स को। तो सबसे पहला ये आर्टिकल है, दैट इज़ अर्थ इनर कोर मे हैव चेंज्ड शेप। अर्थ का जो इनर कोर है उसका शेप हो सकता है कि चेंज हो गया हो, ऐसा कुछ नई स्टडी में यहाँ पर सामने बात आई है, ठीक है। देखो, द इनर कोर ऑफ द अर्थ मे हैव नोटिसेबली चेंज्ड शेप ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। पिछले कुछ दशकों में अर्थ का जो इनर कोर है उसका शेप चेंज हुआ हो सकता है, ऐसा नई स्टडी में बात सामने आ रही है। और ये चेंज शेप हुआ कहाँ पर है? दैट कुड हैव हैपेंड एट द इनर कोर्स आउटर बाउंड्री। इनर कोर की जो आउटर बाउंड्री है वहाँ पर ये शेप चेंज हुआ होगा, ऐसा इस स्टडी में कहा गया है। स्टडी का नाम है एनुअल स्केल वेरिएबिलिटी इन बोथ द रोटेशन रेट एंड नियर सरफेस ऑफ द अर्थ्स इनर कोर। ये जनरल नेचर जियो साइंस में पब्लिश हुई है मंडे के दिन, उसमें ये बातें कही गई हैं। इसको लेकर जो यहाँ पर इस स्टडी के एक को ऑथर भी है ना, और अर्थ साइंसेस के प्रोफेसर हैं जॉन विडाले, उनका ये कहना है द मोस्ट लाइकली थिंग इज़ द आउटर कोर इज़ काइंड ऑफ टगिंग द ऑन द इनर कोर एंड मेकिंग इट मूव अ लिटिल बिट। यानी कि हो ये रहा है कि मोस्ट लाइकली ऐसा हुआ होगा कि जो आउटर कोर है, ठीक है, इनर कोर इज़ द इनर मोस्ट लेयर, तो उसके बाहर का जो आउटर कोर है वो इनर कोर को टग इन कर रहा है। टग इन करने का मतलब है कि वो उसको कहीं ना कहीं पुल कर रहा है, खींच रहा है। उसकी वजह से जो है वो आउटर जो इनर कोर है वो थोड़ा सा मूव कर गया और उसका शेप चेंज कर गया, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है, ठीक है। जियोफिजिक्स ने प्रीवियसली ये रिपोर्ट किया है कि इनर कोर जो है दैट डज नॉट स्पिन एट एग्जैक्टली द सेम रेट एज द रेस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। जियोफिजिक्स ने पहले भी इस बात की रिपोर्ट दी है कि जो इनर कोर है उसका जो रेट ऑफ स्पिन है या जो रेट ऑफ रोटेशन है वो सेम नहीं है पूरे बाकी रेस्ट ऑफ द अर्थ की तरह, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी दिखाया था कि द पेस ऑफ रोटेशन चेंजेस, द इनर कोर अपीयर टू बी स्पिनिंग स्लाइटली फास्टर देन द आउटर कोर आउटर लेयर्स अ कपल ऑफ डिकेड्स अगो एंड नाउ इट इज स्पिनिंग स्लाइटली स्लोअर। कि जो इनर कोर है वो आउटर लेयर्स से कंपैरेटिवली पहले फास्ट रोटेट करता था कुछ दशकों पहले तक, लेकिन अभी जो है वो स्लाइटली स्लोअर रोटेट कर रहा है, ठीक है। साइंटिस्ट जो हैं वो इनर कोर को स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि ये अर्थ का जो प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है उसको जनरेट करने में हेल्प करता है एंड इट इज़ इवन लिंक टू द लेंथ ऑफ द डेज, ठीक है। इट इज़ लिंक टू द लेंथ ऑफ द डेज, तो उसकी वजह से ये इनर कोर की स्टडी यहाँ पर की जाती है। इनर कोर इज़ द डीपेस्ट ऑफ द अर्थ जोग्राफिकल लेयर्स, ठीक है। इनर कोर सबसे डीपेस्ट लेयर है क्योंकि जो क्रस्ट है जिस पे हम लोग रहते हैं ये कुछ ही किलोमीटर थिक है। उसके नीचे क्या होता है? मेंटल, है ना, क्रस्ट मेंटल कोर। तो क्रस्ट जिस पे हम रहते हैं जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके नीचे आपको मिल जाएगा मेंटल। मेंटल जो है वो सॉफ्ट इनफ है कुछ जगहों पर, मतलब काफ़ी सॉफ्ट है कि वो फ्लो करती है अप एंड डाउन और कुछ ऐसे फोर्सेस जनरेट करती है, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट जो है वो मूव करते हैं। मेंटल और इनर कोर के बीच में एक लिक्विड आउटर कोर होता है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आपको जो चीज़ें थोड़ा सा पढ़नी है, एक तो अबाउट दीज लेयर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। इन लेयर्स ऑफ अर्थ के बीच में आपको कुछ डिसकंटिन्यूटीज़ मिलेंगी, है ना। उन डिसकंटिन्यूटीज़ का नाम कि कौन कौन सी लेयर्स के बीच में है ना, और इनका जो स्टेट कि आउटर कोर क्रस्ट जो है वो किस स्टेट में है, सॉलिड लिक्विड है ना, सेमी सॉलिड है, सेमी लिक्विड है। सिमिलरली आपका जो मेंटल है वो किस तरीके का है, जो आपका आउटर कोर है, जो इनर कोर है वो किस तरीके का है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको पढ़ के नोट डाउन करनी है, ठीक है। अब इस स्टडी को कैसे कैरी आउट किया गया? तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि अर्थ के इनसाइड को ऑब्जर्व किया विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशंस जनरेटेड बाय अर्थक्वेक्स। कि अर्थक्वेक्स के द्वारा जो वाइब्रेशंस जनरेट हुए हैं उसकी मदद से अर्थ के इनसाइड को ऑब्जर्व किया गया है। द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द सिस्मिक वाइब्रेशंस चेंज डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द रॉक्स, ठीक है। जो सिस्मिक वाइब्रेशंस या जो अर्थक्वेक के दौरान सिस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं उनकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज होती है अगर जो रॉक्स है जिनके थ्रू वो वेव्स ट्रेवल करती हैं अगर उनकी डेंसिटी और इलास्टिसिटी जो है वो अलग अलग है तो वेव्स की स्पीड और जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होती है। तो अपनी स्टडी के लिए रिसर्चर्स ने जो है वो अर्थक्वेक्स को देखा है। कहाँ पर? मैं आपको ये जगह जो लिखी गई है वो मैप में भी दिखा दूंगा। अर्थक्वेक्स इन द साउथ सैंडविच आइलैंड्स, ठीक है। ये साउथ सैंडविच आइलैंड्स आपको साउथ अटलांटिक ओशन में मिल जाएंगे, है ना। मैं दिखाऊंगा अभी आपको।
ये बेसिकली साउथ अटलांटिक ओशन में एक वॉल्केनिक चेन है। यहाँ पर कई सारे अर्थक्वेक्स जो हैं वो होते हैं, और इतने सारे होते हैं कि समटाइम्स आर न्यू इवेंट इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन मैग्नीट्यूड एंड लोकेशन टू वन दैट अकर्ड ईयर्स अर्लियर। और इतने सारे अर्थक्वेक्स होते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इवेंट जो हुआ है उसका जो मैग्नीट्यूड और लोकेशन है वो एग्जैक्टली सेम होता है एज उस इवेंट के जो कुछ सालों पहले हुआ होता है। ठीक है, रिसर्चर्स ने यहाँ पर इस तरीके के लगभग 100 से ज़्यादा अर्थक्वेक पेयर्स एनालाइज किए हैं। अर्थक्वेक पेयर्स का मतलब वही हो गया कि दो ऐसे अर्थक्वेक्स जो सेम लोकेशन पर और सेम मैग्नीट्यूड के हैं और दे आर सेपरेटेड बाय सम ईयर्स, है ना। और इन्होंने 1991 से लेकर 2004 के बीच में एट 2 एरेज ऑफ सिस्मोमीटर्स, 2 एरेज या आप कह सकते हैं 2 सिस्मोमीटर्स जो इस आइलैंड से 8000 माइल्स की दूरी पर हैं, उनकी स्टडी की है। एक जो सिस्मोमीटर है वो लगाया गया है नियर द फेयरबैंक्स अलास्का में, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और एक लगाया गया है कनाडा की जो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज हैं जहाँ पर है येलो नाइफ, वहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या फाइंडिंग्स हैं, तो यहाँ पर द एनालिसिस ओरिजिनली एम्ड टू इम्प्रूव ऑन अर्लियर वर्क दैट सजेस्ट स्लोइंग ऑफ द इनर कोर्स स्पिन। तो बेसिकली इस स्टडी का या इस एनालिसिस का जो ओरिजिनल एम था वो ये था कि जो प्रीवियस वर्क्स किए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा, जिसमें ये सजेस्ट किया गया है कि इनर कोर की जो स्पिन है या जो इनर कोर का जो रोटेशन है वो स्लो कर रहा है, उसी वर्क को या उसी स्टडी को इम्प्रूव करना इसका एम था। लेकिन साइंटिस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड आस्पेक्ट्स ऑफ सिग्नल्स एट द येलो स्टोन एरे। ठीक है, येलो नाइफ एरे से जो इनको सिग्नल्स मिलते हैं उसको ये नहीं समझ पाए। बाय कोइंसिडेंस फॉर सम ऑफ द पेयर्स द इनर कोर वॉज इन द सेम ओरिएंटेशन ड्यूरिंग बोथ द क्वेक्स। ठीक है, कभी कभी मतलब कुछ पेयर्स के लिए, जो अर्थक्वेक पेयर्स हैं उनके लिए जो इनर कोर का ओरिएंटेशन है वो दोनों क्वेक्स के दौरान सेम पाया गया है। आइडेंटिकल अर्थक्वेक वाइब्रेशंस पासिंग थ्रू द आइडेंटिकल पार्ट ऑफ द अर्थ शुड हैव प्रोड्यूस्ड आइडेंटिकल सिस्मिक सिग्नल्स एट फेयरबैंक्स एंड येलो नाइफ। ठीक है, अगर आइडेंटिकल वाइब्रेशन अर्थक्वेक वाइब्रेशंस हैं जो कि आइडेंटिकल पार्ट ऑफ द अर्थ से ट्रेवल कर रही हैं, उनका जो सिस्मिक सिग्नल्स हैं वो सेम होने चाहिए थे फेयरबैंक्स पर भी और येलो नाइफ पर भी। लेकिन फेयरबैंक्स के लिए तो ये ट्रू था, लेकिन येलो नाइफ में जो सिग्नल्स हैं वो अलग थे, क्योंकि येलो नाइफ जो है वो साउथ सैंडविच आइलैंड्स के थोड़ा नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू फेयरबैंक्स। इसलिए जो सिस्मिक वेव्स हैं फ्रॉम द आइलैंड्स अर्थक्वेक्स डिड नॉट ट्रेवल एज डीपली इनटू द इनर कोर एज दोज रीचिंग फेयरबैंक्स। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ ये सजेस्ट करती है कि समथिंग हैज़ चेंज्ड नियर द बाउंड्री ऑफ द इनर कोर। इसलिए ये चीज़ सजेस्ट कर रही है कि जो इनर कोर की बाउंड्री है वहाँ पर कुछ तो बदला है। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो इन द आउटर कोर ऑन ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम डेंसर पार्ट्स ऑफ द मेंटल could have deformed the inner core boundary which might account for the changes in the seismic signals। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो आउटर कोर का जो टर्बुलेंट फ्लो है या फिर जो ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है फ्रॉम द डेंसर पार्ट ऑफ द मेंटल, उसकी वजह से इनर कोर की बाउंड्री कुछ डिफॉर्म हो गई है और उसी की वजह से जो ये सिस्मिक सिग्नल्स में बदलाव आए हैं ये उसके पीछे कारण हो सकता है। वी एक्सपेक्ट इट्स सॉफ्ट बिकॉज इट्स नियर द मेल्टिंग पॉइंट, सो इट इज़ नॉट सरप्राइज इफ इट डिफॉर्म्स। तो यहाँ पर साइंटिस्ट का वही कहना है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सॉफ्ट है ना, मेल्टिंग पॉइंट के नज़दीक है, तो इसलिए ये कोई सरप्राइज़ भी नहीं है अगर ये डिफॉर्म होता है तो इट कुड डिफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 2-3 जगहों का जिक्र किया गया है ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैप में। ठीक है, देखो ये आपका साउथ अटलांटिक ओशन है। यहाँ पर आप अगर देख पाओगे तो यहाँ पर आपको एक आइलैंड दिखाई देंगे दैट आर नोन एज, ये वाले आइलैंड्स फाल्कलैंड आइलैंड्स। इसके बाद अगर आप इधर को चलोगे तो यू विल सी दिस साउथ जॉर्जिया एंड द साउथ सैंडविच आइलैंड्स। ठीक है, दिखाई दे रहा है, यही है वो साउथ सैंडविच आइलैंड्स जिनकी बात हो रही है। ठीक, इसके बाद अगर मैं ऊपर बात करूँ, आपको 2 प्लेसेस और दिखानी है, एक अलास्का में और एक कनाडा में। देखो ये है अलास्का नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये है, देखो दिस इज़ फेयरबैंक्स, दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज़ फेयरबैंक्स। थोड़ा सा अगर मैं इसको
दिस इज़ फेयरबैंक्स, है ना। और दूसरा अगर मैं बात करूं, दैट इज़ योर येलो नाइफ की, तो ये कनाडा है। और इसका ये जो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज है, दिस इज़ योर नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज। यहाँ पर ये आपको जो, दिस इज़ योर येलो नाइफ, वही आपको अभी दिखाई दिया था नाम, ठीक है। दिस इज़ योर येलो नाइफ, ठीक। यहाँ पर जो ये लेक है, दिस इज़ द ग्रेट स्लेव लेक। इसके नाम को भी आप लोग चाहें तो ज़रूर नोट डाउन कर लें। दिस इज़ योर ग्रेट स्लेव लेक। और यहाँ पर ऊपर एक और लेक है, ये वाला, दिस इज़ योर, दिस वन, दिस इज़ योर ग्रेट बियर लेक, ठीक है, ग्रेट बियर लेक। तो आसपास के लेक्स वगैरह के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें। जिन भी एरियाज़ की हम लोग बात करते हैं वहाँ पर आसपास जो प्रोमिनेंट वाटर बॉडीज़ हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो दिस इज़ ग्रेट स्लेव लेक, दिस इज़ ग्रेट बियर लेक। यहाँ पर है येलो नाइफ। और यहाँ अलास्का में मैंने आपको दिखा दिया, देयर इज़ फेयर बैंक्स, है ना। और देन देयर इज़ साउथ सैंडविच आइलैंड्स इन दी साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है प्रेसिडेंट्स रूल अमंग द ऑप्शंस फॉर मणिपुर, द प्रोविजन एंड इट्स हिस्ट्री। देखो, जब मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में एन बीरेन सिंह ने रिज़ाइन किया संडे के दिन, तो बीजेपी का जो लीडरशिप है वो अब वहाँ के लिए ऑप्शन तलाश रहा है। अगर पार्टी, मतलब एक्सप्लोरिंग इट्स ऑप्शंस, मतलब वहाँ के मुख्यमंत्री के लिए वो चेहरा ढूंढ रहे हैं। और अगर उनको कोई सीएम कैंडिडेट को लेकर कोई कंसेंसस या आम राय नहीं बनती है, तो स्टेट को जो है फिर वो प्रेसिडेंट रूल के अंडर में रखना होगा, ठीक है। जैसा बीजेपी वांट टू अवॉइड एज इट इज़ अगेंस्ट प्रेसिडेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल, ठीक है। बीजेपी जो है वो प्रेसिडेंट रूल के अगेंस्ट है या अगेंस्ट रहती है, तो इसलिए बीजेपी नहीं चाहेगी कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। और अगर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा मिल जाता है तो अगेन द गवर्नमेंट विल बी रिस्टोर्ड। अब आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट रूल जो इम्पोज किया जाता है वो अंडर आर्टिकल 356 किया जाता है, ठीक है। और इससे होता क्या है, इट ट्रांसफर्स ऑल दी फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू द सेंटर। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के, देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी फंक्शंस हैं, गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव की जो भी पावर्स हैं वो सेंटर के पास चली जाएंगी, मतलब सेंटर एग्जीक्यूटिव के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य की जो असेंबली है, विधानसभा की जो पावर्स हैं वो चली जाएंगी पार्लियामेंट के पास, ठीक है। और ये कब तक रहेगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव की पावर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास, स्टेट लेजिस्लेचर की पावर सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास यानी कि पार्लियामेंट के पास। और कब तक, जब तक वहाँ पर राष्ट्रपति शासन रहता है तब तक, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है प्रेसिडेंट रूल लगाने की, ये कैसे शुरू होती है। द प्रोसेस बिगिंस इफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसीविंग अ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर, प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को
गवर्नर की तरफ से एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें ये कहा जाता है, मतलब प्रेसिडेंट को जब गवर्नर की तरफ से रिपोर्ट मिलती है और उसमें प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, व्हेन द प्रेसिडेंट ऑन रिसीविंग अ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर इज सेटिस्फाइड कि ऐसी स्थिति जो है वो पैदा हो गई है कि जो राज्य की सरकार है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रन नहीं कर सकती है, तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट जो है वो एक प्रोक्लेमेशन जारी करते हैं, ठीक है, जो 2 महीने तक लागू रह सकता है और इस 2 महीने के दौरान लोकसभा और राज्यसभा को अप्रूव करना होता है उस प्रोक्लेमेशन को थ्रू अ रिजोल्यूशन बिफोर दिस पीरियड एक्सपायर्स फॉर इट। ठीक है, टू रिमेन ऑपरेटिव फर्दर। अगर वो 2 महीने के पीरियड के दौरान अगर लोकसभा और राज्यसभा ने इसको अप्रूव नहीं किया तो ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये दिस विल सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, अगर अप्रूव कर दिया तो प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू 6 मंथ्स एंड पार्लियामेंट कैन अप्रूव फर्दर 6 मंथ्स एक्सटेंशन फॉर अप टू 3 ईयर्स। तो अगर एक बार अप्रूव कर दिया तो फिर उसको 6 महीने तक के लिए वो लागू रहेगा और हर 6 महीने के बाद उसको बार बार फर्दर एक्सटेंड करने के लिए अप्रूव करना पड़ता है और मैक्सिमम 3 साल तक के लिए इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं दैट मस्ट बी मेट बिफोर द प्रोक्लेमेशन कैन बी रिन्यूड बाय द पार्लियामेंट बिफोर अ ईयर। 1 साल तक तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर पार्लियामेंट 1 साल से ज़्यादा के लिए प्रोक्लेमेशन को आगे बढ़ाती है तो उसमें फिर कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। कंडीशंस क्या है कि फर्दर एक्सटेंशन कैन ओनली बी अप्रूव्ड इफ एन इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन द कंट्री और दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, कि फर्दर एक्सटेंशन जो है वो 1 साल के आगे तभी अप्रूव हो सकते हैं अगर पूरे देश में या उस पर्टिकुलर राज्य में जो है वो इमरजेंसी लगी हुई है, और या फिर इलेक्शन कमीशन ये सर्टिस्फाई कर दे कि प्रेसिडेंट रूल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर अभी चुनाव जो है वो नहीं कराए जा सकते हैं। तो इन दैट सिचुएशन द प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर। ठीक, अब प्रेसिडेंट रूल ओवर द ईयर्स की अगर हम बात करें तो सिंस 1950 जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से 29 राज्यों और यूटीज़ में 134 बार 134 टाइम्स जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। सबसे ज़्यादा अभी तक 2 राज्यों में लगा है, दैट इज़ इन मणिपुर एंड उत्तर प्रदेश एट 10 टाइम्स ईच। और हालांकि ये 2 ऐसे राज्य रहे हैं जहाँ पर जो सेंट्रल कंट्रोल है या आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। दैट डिस्टिंक्शन इज़ हेल्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हमारा राज्य या यूटी, पहले तो राज्य था अब यूटी हो गया है फिलहाल, जो सबसे ज़्यादा सॉरी जो सबसे ज़्यादा समय तक अंडर द प्रेसिडेंट रूल रहा है दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद है पंजाब एंड देन इज़ पुडुचेरी। ठीक है, 1950 से अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है वो 12 साल, ठीक है, लगभग 12 साल यानी कि 12 साल से भी ज़्यादा 4668 दिन प्रेसिडेंट रूल के अंडर में रहा है। पंजाब की बात करें तो पंजाब जो है वो सेंट्रल कंट्रोल में रहा है 10 साल से ज़्यादा 3878 दिन इन द सेम पीरियड। और दोनों राज्यों में ये बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर कई सारे मिलिटेंट और सेपरेटिस्ट एक्टिविटी, उग्रवादी है और जो अलगाववादी है, इस तरह की गतिविधियाँ होती रहती थी और अनस्टेबल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हो जाते थे। तो इस वजह से जो है वहाँ पर ये प्रेसिडेंट रूल लगाए गए हैं। मोस्ट रीसेंट इम्पोजिशन जो है प्रेसिडेंट रूल का दैट वाज इन पुडुचेरी, जब वहाँ पर कांग्रेस की सरकार 2021 में गिरती है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसका फेल हो जाता है। और पुडुचेरी में भी लगभग 7 साल के आसपास टोटल, मतलब 1950 से लेकर अभी तक कुल 7 साल का समय ऐसा रहा है जब पुडुचेरी अंडर प्रेसिडेंट रूल रहा है। ठीक है, और वहाँ पर बेसिकली ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ की जो सरकार है उसको असेंबली का सपोर्ट नहीं मिल पाता। ठीक है, क्योंकि पार्टी के अंदर ही जो है, मतलब सरकार के अंदर ही इनफाइटिंग हो जाती है, अंदर खाने लड़ाइयाँ हो जाती हैं और डिफेक्शंस हो जाते हैं, इस वजह से। अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट रूल को लेकर क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट comprehensively examined the power to impose president rule and its effect on center state relations
इन दी SR बोम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस भी आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, इट इज़ अ वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस। SR बोम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट रूल लगाने की जो पावर है उसको एग्जामिन किया है, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट रूल लगाने का क्या असर केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध में पड़ता है उसको भी एग्जामिन किया गया है। द मैटर केम टू कोर्ट आफ्टर सेवरल इंस्टेंसेज ऑफ द सेंटर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल एंड डिसमिसिंग स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, इससे पहले, इस रूल से पहले बेसिक मतलब जब ये केस था उससे पहले क्या होता था कि कई राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता था, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट्स को गिरा दिया जाता था। तो जब ऐसी कई सारी घटनाएं हुई तो उसके बाद ये मामला जो है वो सामने आया है। इसमें 9 जजों की बेंच ने यूनानिमसली ये कहा है कि प्रेसिडेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 356 वाज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट जो रूल लगाया जाता है अंडर आर्टिकल 356 वो सब्जेक्टेड है जुडिशियल रिव्यू के, ठीक है, यानी कि उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। एंड कोर्ट कुड एग्जामिन इफ द डिसीजन सफर्ड फ्रॉम इलीगैलिटी, मेलाफाइड, एक्सट्रानियस कंसिडरेशंस, अब्यूज ऑफ पावर और फ्रॉड। कि ये जो फैसला लिया गया है प्रेसिडेंट रूल लगाने का, क्या इसके पीछे कोई इलीगैलिटी है, इलीगल तरीके से लगाया गया है, कोई मेलाफाइड इंटेंट है यानी कि कोई गलत मंशा से लगाया गया है, एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस, अब्यूज़ ऑफ पावर, फ्रॉड, इन सब चीज़ों का वो कंसिडरेशन करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्नॉलेज किया है कि द कोर्ट्स कुड नॉट वे इन ऑन द करेक्टनेस ऑफ द डिसीजन टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, इट कुड एग्जामिन इफ द मटीरियल सप्लाइड टू द प्रेसिडेंट वॉज रिलेवेंट टू द प्रोक्लेमेशन। ठीक है, कोर्ट ने हालांकि ये इस बात को माना है कि कोर्ट की ये फैसला सही लिया गया है या नहीं लिया गया है प्रेसिडेंट रूल लगाने का, कोर्ट उसके बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन वो ये चीज़ ज़रूर एग्जामिन करता है कि प्रेसिडेंट को जो मटेरियल सप्लाई किया गया है, ठीक है, कि वो क्या वो प्रोक्लेमेशन के लिए रेलिवेंट है या नहीं है। द कोर्ट ऑल्सो क्रिएटेड गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स की इंडिपेंडेंस बने रहे उसके लिए भी कुछ गाइडलाइन जो है वो कोर्ट ने दी हैं। इवन आफ्टर अ वैलिड प्रोक्लेमेशन, यहाँ पर कोर्ट में ये कहा गया है कि आफ्टर द वैलिड प्रोक्लेमेशन, अगर जो प्रेसिडेंट रूल है अगर वो सही तरीके से भी लगाया गया है तो कोर्ट का ये कहना है कि दैट ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर वुड बी सस्पेंडेड। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो सस्पेंड होगा और उसके जो बाकी लिम्स हैं दैट विल कंटिन्यू टू फंक्शन अनलेस द लोकसभा एंड द राज्यसभा अप्रूव्ड इट विद इन 2 months। ठीक है, यानी कि जो 2 महीने का पीरियड है जिस दौरान लोकसभा और राज्यसभा ने उसको अप्रूवल देना है, तब तक सिर्फ जो लेजिस्लेचर है वो सस्पेंडेड रहेगा, मतलब लेजिस्लेचर काम नहीं करेगा, वो कोई नए लॉज नहीं बना सकता, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव वगैरह है वो अपना काम करता रहेगा। ठीक है, एंड विदाउट अप्रूवल द डिसमिस्ड गवर्नमेंट वुड बी रिवाइव्ड। और अगर मान लीजिए वो अप्रूवल भी नहीं मिलता 2 महीने के अंदर तो जो सरकार डिसमिस हुई है वो भी वापस आ जाएगी। जस्टिस BP जेवन रेड्डी जो बेसिकली इस 9 जजों की बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने अपना ओपिनियन ये कहा है कि द फैक्ट दैट अंडर द स्कीम ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेटर पावर इज कन्फर्ड अपॉन द सेंटर विज़ावी द स्टेट डज नॉट मीन दैट स्टेट आर मेयर अपेंडेजेस ऑफ द सेंटर। उन्होंने ये बात बड़ी क्लियरली कही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है उसमें ये बात क्लियर है कि सेंटर को ज़्यादा पावर्स दी गई हैं एज़ कम्पेयर टू द स्टेट्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट जो है दे आर मेयर अपेंडेजेस टू द सेंटर। अपेंडेजेस का मतलब होता है कि इस स्ट्रॉन्ग पार्ट के साथ कोई चीज़ ऐड की गई है, समथिंग इज एडेड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट एंड स्टेट्स उसके साथ ऐड की गई हैं। स्टेट्स आर आ सेपरेट एंटिटी और स्टेट्स को भी जो पावर मिलती है, स्टेट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंटर। ठीक है, स्टेट को जो पावर मिलती है दे आर डायरेक्टली ड्रिवन बाय द पावर्स कन्फर्ड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान से जो पावर मिलती है वहां से वो गवर्न होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि द कोर्ट्स शुड नॉट अडॉप्ट एन अप्रोच दैट हैज़ द इफेक्ट ऑफ विटलिंग डाउन द पावर्स रिजर्व टू द स्टेट्स। कि कोर्ट को भी ऐसी अप्रोच नहीं अडॉप्ट करनी है कि जिसका असर ये हो कि जो पावर्स रिजर्व फॉर द स्टेट्स हैं वो कहीं कम हो जाए। इन द डिकेड्स फॉलोइंग द बम्बई रूलिंग इंस्टेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट रूल बीइंग इम्पोज्ड हैव डिक्रीज्ड। कि जब से ये बम्बई रूलिंग आई है 1994 में, तब से प्रेसिडेंट रूल लगाने की जो घटनाएं हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं। उससे पहले बहुत सारे ऐसे राज्य हुआ करते थे जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था और वहां की सरकारें गिरा दी जाती थी। ठीक है, तो आई होप ये आर्टिकल भी आप लोग समझ गए, क्लियर है। चलिए इसको आप लोग पॉलिटी में ले सकते हैं, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट द GDKP, दैट इज हाउ अ न्यू प्लान टू कैप्चर नॉलेज इकोनॉमी एज एडिशन GDP metric could pan out। देखो, in a revival of an idea that had been shelved earlier in 2021, ये बेसिकली आइडिया 2021 में आया था। द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू कैप्चर द नॉलेज इकोनॉमी एज अ मेट्रिक टू सप्लीमेंट द GDP। ठीक है, GDP तो अलग है ही है, जिस तरीके से हम लोग GDP कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी देश की बाउंड्री में, या हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश की जो बाउंड्री है उसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू या इकोनॉमिक वैल्यू है उसको हम एड अप करेंगे, समेशन करेंगे, तो दैट विल गिव अस द GDP। लेकिन यहाँ पर ये बात कर रहे हैं अबाउट दी नॉलेज इकोनॉमी को कैप्चर करने की। ठीक है, एंड इंटेंट्स टू डेवलप अ फ्रेमवर्क टू कॉम्प्रिहेंसिवली कैप्चर द इम्पैक्ट ऑफ नॉलेज ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ इन द कंट्री। और ये एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप करना चाहते हैं कि जिससे कॉम्प्रिहेंसिवली कैप्चर किया जा सके कि नॉलेज का इकोनॉमिक और सोशल लाइफ इन द कंट्री पर क्या असर पड़ रहा है। Ministry of Statistics and Program Implementation, that is MOSPI, had a session on conceptual framework of gross domestic knowledge product measurement। इसने इस तरीके का एक जो ये है सेशन है, एक वो लिया था यहाँ पर, जिसको एक मिनट रुकेगा। जिसको यहाँ पर चेयर किया गया है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र अजय कुमार सूद के द्वारा। और यहाँ पर इन्होंने ये अंडरलाइन किया है द इम्पोर्टेंस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स टू अ नॉलेज सेंट्रिक मेजरमेंट अप्रोच बाय नोटिंग दैट अ रिफाइंड methodology for GDKP would better capture the contributions of knowledge driven sectors, innovation and intellectual assets to India's economic growth। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि जो, क्योंकि हम जब GDP कैलकुलेट करते हैं तो वी जस्ट कैलकुलेट द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि अगर हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से शिफ्ट होते हैं टू द नॉलेज सेंट्रिक मेजरमेंट अप्रोच, है ना, और एक रिफाइंड मेथोडोलॉजी की बात की है फॉर GDKP, इससे होगा क्या, दिस वॉज बेटर कैप्चर द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज ड्रिवन सेक्टर्स, कि ऐसे सेक्टर्स जो नॉलेज द्वारा ड्रिवन है, इनोवेशन हो गया, है ना, इंटेलेक्चुअल एसेट्स हो गए, तो उनके कंट्रीब्यूशन को हम इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या उनका रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको बेहतर समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने एक टर्म और दिया है, दैट इज़ दी सैटेलाइट अकाउंट। एट प्रेजेंट देखो, सारे के सारे जितने भी खर्चे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स पर किए जाते हैं ये अभी रिकॉर्ड होते हैं अंडर द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, द इंडिकेटर फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इन द GDP डेटा सेट फॉर द इकोनॉमी। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ना, वो इस हेडिंग में आते हैं। तो जितना भी खर्चा अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स के ऊपर किया जाता है वो सब यहीं पर आता है। ठीक है, मोस्पी जो है वो वर्क कर रहा है विद द कंसर्न मिनिस्ट्रीज इन कंपाइलिंग द सैटेलाइट अकाउंट्स। सैटेलाइट अकाउंट्स का मतलब हो गया लाइक अ टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट, कल्चर सैटेलाइट अकाउंट, ओशन एंड ब्लू इकोनॉमी अकाउंटिंग। मतलब ये ऐसे अकाउंट्स की बात कर रहा है विच इज़ रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड जो है दैट इज़ अ सैटेलाइट अकाउंट, उसको सैटेलाइट अकाउंट कहा जाएगा। कल्चर से रिलेटेड जो है वो हो जाएगा कल्चर सैटेलाइट अकाउंट। ठीक है, अब नीति आयोग का जो यहाँ पर प्रपोजल है, तो GDKP जो है वो 2021 में डिस्कस किया गया था, जब नीति आयोग ने एक प्रेजेंटेशन दिया था ऑन द कंसेप्ट नोट ऑन एक्सप्लोरिंग द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ GDKP इन इंडियन कंटेक्स्ट, कि इंडिया के कंटेक्स्ट में GDKP जो है उसको डेवलप किया जाए, ऐसा एक आइडिया इन्होंने दिया था। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन हैड पॉइंटेड आउट देन दैट द कंसेप्ट नोट डिड नॉट प्रोवाइड द मेथोडोलॉजी फॉर कैप्चरिंग द डेटा एंड कंप्यूटेशन ऑफ GDKP। क्योंकि अब ऑब्वियस ही बात है कि GDKP की बात तो इन्होंने कर ली, ठीक है, कि ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट हमें हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हम GDP में सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं। यहाँ पर हम ये देख पाएंगे कि जो हमारे नॉलेज ड्रिवन सेक्टर्स हैं, है ना, इनोवेशन सेक्टर्स हैं या जो इंटेलेक्चुअल एसेट्स हैं, उनका हमारे देश की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है। बट उसके लिए हमें ये GDKP को कैसे कैलकुलेट करना है, क्या इसकी मैथडोलॉजी होगी, उसको यहाँ पर अभी तक कुछ भी इन्होंने मतलब
डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये चीज़ें मतलब कोई ऐसा मेथोडोलॉजी डेवलप कर ली जाए, बट फॉर द टाइम बिंग आप इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट क्या है, तो वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट वही है कि जैसे मतलब जो जो नॉलेज आप कह सकते हैं जो नॉलेज रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनका इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, जैसे जीडीपी का मतलब क्या है कि सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू है उसको हम जब सम अप करते हैं तो वी गेट अ जीडीपी। ठीक है, सिमिलरली ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट मतलब जो नॉलेज ड्रिवन सेक्टर्स हैं उनका क्या योगदान है ओवरऑल जीडीपी में। ठीक है, या उनका क्या वैल्यू निकल के आ रहा है, दैट विल बी द ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। जो 2 आर्टिकल्स मैंने आपसे कहा था कि परसों के हमारे बचे हुए हैं उनको भी आज हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि व्हाट इज साउथ अफ्रीकाज न्यू लैंड लॉ दैट ट्रम्प्स फाइंड इमोरल। साउथ अफ्रीका एक नया लैंड को लेकर एक कानून लेके आया है जिसके बारे में ट्रम्प का कहना है कि दिस इज़ इमोरल। देखो अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है एंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका को जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती थी, जो आर्थिक सहायता दी जाती थी, वो बंद कर दी जाएगी क्योंकि वहाँ पर कुछ इस तरीके की अनजस्ट और इमोरल प्रैक्टिसेस हो रही हैं जिसमें इंक्लूडेड है द इनेक्टमेंट ऑफ अ न्यू डोमेस्टिक लैंड लॉ and taking the aggressive positions against the US and Israel at the International Court of Justice and reinvigorating its relations with Iran। तो 3 पॉइंट उन्होंने बताए हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस खत्म करने के पीछे, कि एक तो वहाँ पर वो एक नया डोमेस्टिक लैंड लॉ बना रहे हैं साउथ अफ्रीका, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि यूएस और उसके जो एलाइज हैं लाइक इसराइल, उनके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस किया हुआ है, ये हमने कुछ दिनों पहले भी बात की थी। और साथ ही साथ उसके जो अपने संबंध हैं साउथ अफ्रीका के वो ईरान के साथ बेहतर हो रहे हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स के आधार पर अमेरिका ने कहा है कि हम इनको अपनी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देते थे वो अब बंद कर देंगे। ठीक है, 5 फरवरी के दिन ट्रंप के ये ऑर्डर साइन करने से पहले 2 दिन पहले, ये ऑर्डर का टाइटल है एड्रेसिंग एग्रेजियस एक्शंस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। उससे 2 दिन पहले यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने यह डिक्लेयर किया था कि वो G20 की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है जोहान्सबर्ग में 20-21 फरवरी को, वो अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि साउथ अफ्रीका वॉज डूइंग वेरी बैड थिंग्स। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और प्रेसिडेंट के जो एक और क्लोज एड है दैट इज स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एलन मस्क, उन्होंने भी साउथ अफ्रीका के ऊपर अटैक किया है फॉर इज एलिजली ओपन रेसिस्ट ओनरशिप लॉज, कि वहाँ पर जो ओनरशिप लॉज हैं, जो लैंड ओनरशिप लॉज हैं, दे आर वेरी रेसिस्ट and had earlier accused the government of President Cyril Ramaphosa of inaction in the killings of the white farmers। ठीक है, और वहाँ पर इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं दैट इज़ साइरिल रैमफोसा की जो सरकार है, उन्होंने जो वाइट फार्मर्स को वहाँ पर कुछ मारा गया है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। अब यहाँ पर एक नया लॉ जो है वो लेके आए हैं साउथ अफ्रीका में, दैट इज़ न्यू एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट। एक्सप्रोप्रिएशन का मतलब होता है टेकिंग ऑफ द लैंड। ठीक है, कि लैंड को, जो प्राइवेट लैंड है उसको गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर करना, स्टेट के द्वारा एक्वायर करना, दैट इज नोन एज एक्सप्रोप्रिएशन। तो 24 जनवरी के दिन साउथ अफ्रीका ने एक नया एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट इंप्लीमेंट किया दैट विच अलाउज द स्टेट टू सीज लैंड विदाउट कंपनसेशन फॉर पब्लिक पर्पसेस और इन पब्लिक इंटरेस्ट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। कि अगर जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है वो, उसको अलाउ किया गया है कि वो लैंड को सीज कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं विदाउट कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन भी नहीं देंगे, पब्लिक पर्पसेस के लिए या फिर इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक पर्पस के लिए यानी कि किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में उस ज़मीन को सीज किया जा सकता है और उसका कंपनसेशन भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा साउथ अफ्रीका ने एक यहाँ पर नया एक्ट पास किया है। इस एक्ट को जो है वो कम से कम 5 साल तक डिस्कस किया गया, पब्लिक कंसल्टेशंस लिए गए और इसमें एक लीगल फ्रेमवर्क है फॉर द एक्सप्रोप्रिएशन बाय द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 25(2) ऑफ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, साउथ अफ्रीका का जो संविधान का एक सेक्शन है उसके हिसाब से ही इन्होंने ये एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट जो है वो बनाया है। मोस्ट केसेस में जो एक्सप्रोप्रिएटिंग अथॉरिटी है इज रिक्वायर्ड टू नेगोशिएट विद द प्रॉपर्टी ओनर्स फॉर एन एग्रीमेंट बिफोर रिस्टोरिंग टू एक्सप्रोप्रिएशन, बिफोर रिजॉर्टिंग टू एक्सप्रोप्रिएशन।
ठीक है, जनरली ज़्यादातर केसेस में जो इस तरीके के एक्सप्रोप्रिएटिंग एक्ट होते हैं उनमें होता क्या है कि जो एक्सप्रोप्रिएटिंग अथॉरिटी है, एक्सप्रोप्रिएटिंग मतलब जो लैंड कैप्चर कर रही है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो प्रॉपर्टी ओनर के साथ नेगोशिएट करें, ठीक है, एक एग्रीमेंट वगैरह बने और उसके तहत ही उसको फिर कंपनसेशन वगैरह भी मिले। अ डे आफ्टर ट्रम्प्स सोशल मीडिया पोस्ट, Ramaphosa clarified on X that Expropriation Act is not a confiscation instrument but a constitutionally mandated legal process that ensures public access to land in an equitable and just manner as guided by the Constitution। तो मतलब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी बातें कही तो उसके बाद जो वहाँ के साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं साइरिल रैमफोसा, उन्होंने भी इस बात को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये जो एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट है ये कन्फिस्केशन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मतलब ये ज़मीन हथियाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड लीगल प्रोसेस है जो ये इंश्योर करता है कि लैंड का पब्लिक एक्सेस होगा इन एन इक्विटेबल एंड जस्ट मैनर, जैसा कि उनके संविधान में दिया गया है उसके हिसाब से, ठीक है। अब रॉन्ग्स ऑफ द अपार्थीड एरा, द नीड फॉर द न्यू लॉ which repealed and replaced the apartheid era expropriation act of 1975। 1975 का एक अपार्थीड एरा, अपार्थीड बेसिकली जो ये होता था ना एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो समय था वहाँ पर, जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, तो उस समय का एक एक्ट था, ये उसको रिप्लेस करता है। दैट अरोज फ्रॉम द हाईली स्क्यूड पैटर्न ऑफ लैंड ओनरशिप इन साउथ अफ्रीका। तो ज़रूरत बेसिकली इसलिए महसूस हुई क्योंकि वहाँ पर जो लैंड ओनरशिप है साउथ अफ्रीका की वो काफ़ी ज़्यादा स्क्यूड है। देखो कैसे, जब रेसिस्ट माइनॉरिटी का रूल हुआ करता था साउथ अफ्रीका में, जब वो एंड हुआ 1994 में, तो उस समय लगभग 86% ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड जो है वो वाइट पीपल के द्वारा कंट्रोल की जाती थी, और वाइट पीपल की पॉपुलेशन सिर्फ 11% के आसपास थी, और वो 86% ऑफ द लैंड कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद तब से लगभग 3 दशक में भी कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। 2017 में जो एक लैंड ऑडिट हुआ है जो मोस्ट रिसेंट अवेलेबल है, उसका डेटा ये दिखाता है कि अभी भी वहाँ पर जो वाइट पीपल है वो 72% ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स उनके पास है। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो वाइट्स की संख्या जो साउथ अफ्रीका की लगभग 62 मिलियन पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ 7% है, लेकिन उनके पास लैंड होल्डिंग कितनी है, 72%। इसीलिए बेसिकली ये लॉ लाया गया है ताकि इन लोगों से ये ज़मीन लेके ये बांटी जाएगी औरों में। Under the 1975 Act, the state was obligated to pay owners to seize their land under the principle of willing seller and willing buyer, which delayed the process of land redistribution। 1975 का जो एक्ट था वहाँ पर एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट, उसके अंतर्गत स्टेट्स को जो है अगर वो उनकी लैंड्स, किसी की लैंड अगर वो क्या कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं, तो उसके लिए ओनर्स को पे करना पड़ता था, ठीक है। एक प्रिंसिपल हुआ करता था विलिंग सेलर विलिंग बायर, उसके अंतर्गत उसकी वजह से ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की प्रोसेस है ये काफ़ी डिले हुई। ये जो WSWB प्रिंसिपल है, दैट अलाउड द ओनर्स टू सेल टू द हाईएस्ट बिडर ऑन द ओपन मार्केट, इफेक्टिवली प्रोटेक्टिंग देयर रेशियल प्रेफरेंसेस। तो बेसिकली इस ये जो विलिंग सेलर विलिंग बायर का प्रिंसिपल है, इसमें होता क्या था कि जो भी ज़मीन के ओनर हैं वो सरकार को बेचने की बजाय अपनी ज़मीन वो ओपन मार्केट में उस ज़मीन की बोली लगती थी, बिडिंग होती थी, और जो सबसे ज़्यादा बिड करता था वो उसको ज़मीन देते थे। और जनरली ऐसे में वो अपनी रेशियल प्रेफरेंस भी प्रोटेक्ट रखते थे कि वो अपने अगर वाइट्स हैं तो वो वाइट्स को ही ज़मीन बेचते थे, ठीक है। साथ ही साथ जो विलिंगनेस ऑफ द बायर अलोन वॉज नॉट इनफ एंड वाइल द स्टेट वॉज फ्री टू इंटरवीन, इट डिड नॉट ऑफर टू एक्ट एज एन एजेंट फॉर द बायर, ठीक है। सिर्फ बायर की विलिंगनेस जो है वो मतलब विलिंगनेस वॉज नॉट इनफ, और स्टेट जो है हालांकि वो इंटरवीन कर सकती थी लेकिन वो एज अ एजेंट ऑफ बायर के रूप में एक्ट नहीं करती थी। लैंड रिफॉर्म्स टू एड्रेस दिस सिचुएशन इंक्लूडिंग द न्यू एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट इज पार्ट ऑफ द साउथ अफ्रीकन नेशनल डेवलपमेंट प्लान 2030 विच एम्स टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए जो लैंड रिफॉर्म्स लाए गए हैं जिसमें ये न्यू एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट भी है, ये साउथ अफ्रीका के नेशनल डेवलपमेंट प्लान 2030 का एक हिस्सा है जिसका एम ये है कि वहाँ पर गरीबी को ख़त्म करना है और जो इनइक्वालिटी या समानता है उसको कम करना है। अब ये न्यू लॉ जो है इसको वहाँ की जो वाइट डोमिनेटेड डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी है उसकी तरफ से काफ़ी रेजिस्टेंस इसमें दिखाया गया है। ये जो रूलिंग कोलिजन है उसका सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है,
और ये डेमोक्रेटिक अलायंस ने साइरिल रैमफोसा की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है उसको इस बात का आरोपी बताया है कि ऑफ नॉट कंसल्टिंग इट्स कोलिजन पार्टनर्स ऑन द लॉ, कि उन्होंने अपनी जो गठबंधन की अलग दूसरी पार्टियां हैं उनके साथ कंसल्ट नहीं किया, और एंड हैज़ क्रिटिसाइज्ड एज इट एज बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और अब वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये जो एक्ट है ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, यहाँ तक बात समझे। इसके बाद आगे देखिए, अब ट्रंप, अब ऐसा नहीं है कि ये जो मतलब अभी ये जो एक्ट हुआ है इसकी वजह से ही साउथ अफ्रीका और अमेरिका के बीच के संबंध खराब हुए हैं। जो साउथ अफ्रीका और यूएस के बीच के संबंध हैं वो जब ट्रंप सत्ता में आए हैं उससे पहले से खराब चल रहे हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो है उसके संबंध पिछले कुछ सालों से ईरान और रशिया के साथ चल रहे हैं, और दिसंबर 2023 में उसने एक केस जो है वो अगेंस्ट इजराइल, ठीक है, जो कि यूएस का सबसे क्लोज एलाई है, उसके खिलाफ एक केस फाइल किया है इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये जो गाज़ा में पैलेस्टीनियंस हैं उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं, जेनोसाइड, नरसंहार कर रहे हैं उनका। तो ये केस भी उन्होंने फाइल किया। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी अमेरिका जो है वो, या अमेरिका और साउथ अफ्रीका के रिश्ते जो हैं वो ख़राब हुए हैं। ओवर द पास्ट वीक ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो USAID है ये भी शट डाउन कर दिया। मैंने आपको ये बताया था, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट के इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ, दैट इज पेप्फर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एफर्ट टू कॉम्बेट HIV एंड एड्स, इसको भी कोऑर्डिनेट करता था। अब पेप्फर जो है वो साउथ अफ्रीका की फाइट अगेंस्ट द डिजीज़, ये मतलब HIV और एड्स के खिलाफ जो वहाँ की लड़ाई थी साउथ अफ्रीका की, उसमें ये जो फंड आता था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था। ठीक है, क्योंकि $220 मिलियन की जो एड इनको मिली थी 2024 में अमेरिका की तरफ से, एंड मोर देन 220 मिलियन जो है वो सिर्फ HIV और इसके लिए गई थी। ठीक है, लेकिन अब ये पैसा भी इनको नहीं मिलेगा, तो इनको कुछ ना कुछ इस फ्रंट पे थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आर्टिकल हो गया रिलेटेड टू द एक्सप्रोप्रिएशन, और किस तरीके से जो स्टेट की पावर है टू टेक अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल है, वो ये है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट्स राइट टू एक्वायर इट अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब देखो यहाँ पर 3 देशों का कंपैरिजन किया गया है, वन इज इंडिया, वन इज US एंड द थर्ड वन इज साउथ अफ्रीका। ठीक है, देखो तो मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने का जो ट्रुथ सोशल पोस्ट है जिसमें एक्यूज किया गया है साउथ अफ्रीका के कि वो प्राइवेट लैंड को कन्फिस्केट कर रहे हैं, उसको हथिया रहे हैं, तो उसके जवाब में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरिल रैमफोसा ने यह कहा है कि साउथ अफ्रीका लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अदर कंट्रीज हैज़ ऑलवेज हैज़ एक्सप्रोप्रिएशन लॉज दैट बैलेंस द नीड फॉर पब्लिक यूसेज ऑफ लैंड एंड द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी ओनर्स। तो उन्होंने ये कहा है कि साउथ अफ्रीका में भी अमेरिका और बाकी देशों की तरह हमेशा से एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट रहा है, जो कि लैंड के पब्लिक यूसेज की ज़रूरत को और जो प्रॉपर्टी ओनर्स के राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म है दैट इज एमिनेंट डोमेन। देखो साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया में जो लॉज हैं उनका कॉमन रूट रहा है यूरोप में, क्योंकि इन तीनों देशों के जो कानून हैं वो अलाउ करते हैं कंपल्सरी लैंड एक्विजिशन एंड एक्सप्रोप्रिएशन बाय द स्टेट आर ऑल्सो नोन एज एमिनेंट डोमेन। ये एक्सप्रेशन जो है कहाँ से निकल के आता है, एक लीगल ट्रिटाइज है दैट इज डी जियोर बेनी एस्पेसिस ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, रिटन बाय अ डच स्कॉलर ह्यूगो ग्रोटियस इन 1625। ग्रोटियस ने इस टर्म को एक्सप्लेन किया है दैट इज डोमिनम एमिनेंस सुप्रीम लॉर्डशिप इन लैटिन। इसका मतलब है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सब्जेक्ट्स इज अंडर द एमिनेंट डोमेन ऑफ द स्टेट सो दैट द स्टेट और ही who acts for it may use and even alienate and destroy such property not only in the case of extreme necessity but for ends of public utility। कि इसमें यह कहा गया है कि जो सब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी है, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी ओनर्स की जो ज़मीन है वो अंडर द एमिनेंट डोमेन ऑफ द स्टेट है, और स्टेट या जो भी स्टेट के लिए एक्ट करता है वो उसका यूज़ कर सकता है, ठीक है, उसको अलग कर सकता है, एलिनेट कर सकता है और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सिर्फ एक्सट्रीम नेसेसिटी के केस में ही नहीं बल्कि पब्लिक यूटिलिटी के लिए भी अगर उस ज़मीन की ज़रूरत है तो उसके साथ ऐसा किया जा सकता है। अब ये जो कंसेप्ट है ये यूरोपियन कॉलोनिस्ट के साथ साथ चलता रहा
और इवेंचुअली इसको क्योंकि साउथ अफ्रीका की बात करें, इंडिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, दीज ऑल कंट्रीज वर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अंडर दी यूरोपियन कॉलोनीज। ठीक है, तो वहाँ से ये चीज़ें निकल के आती हैं और धीमे धीमे ये चीज़ें फिर एक एक्ट के रूप में, जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो लैंड एक्विजिशन एक्ट बन जाता है 1894 का, साउथ अफ्रीका में एक्ट बन जाता है अप्रोप्रिएशन एक्ट ऑफ 1975 का। अब राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के जो किंग जॉन थे, उनका जो मैग्ना कार्टा था उसमें रिकॉग्नाइज किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द किंग वाज नॉट अबव द लॉ। ठीक है, उसमें ये पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था कि किंग जो है वो कानून के ऊपर नहीं है, और इंग्लिश पीपल को सिविल राइट्स जो है वो ग्रांट किए गए थे। एंड डिक्रीड दैट द सिटीजन्स राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी कुड नॉट बी टेकन अवे एक्सेप्ट बाय द लॉफुल जजमेंट ऑफ हिज पियर्स और बाय द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये रिकॉग्नाइज किया गया कि किंग जो है वो लॉ के ऊपर नहीं है। इंग्लिश पीपल को अधिकार दिया गया, सिविल राइट्स दिए गए, और उनको ये भी कहा गया कि सिटीजन्स के पास ये अधिकार होगा कि प्रॉपर्टी को वो होल्ड कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को एक लॉफुल जजमेंट के अलावा या द लॉ ऑफ द लैंड के अलावा टेक अवे नहीं किया जा सकता, उस ज़मीन को नहीं लिया जा सकता है। द रिक्वायरमेंट दैट लैंड बी एक्वायर्ड ओनली थ्रू अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन्फ्लुएंस प्रॉपर्टी राइट्स इन द फॉर्मर कॉलोनीज, कि ज़मीन को एक्वायर किया जा सकता है थ्रू अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और इसी की वजह से जो कई सारी फॉर्मर कॉलोनीज रही हैं वहाँ पर प्रॉपर्टी राइट्स इन्फ्लुएंस हुए हैं। जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो 5th अमेंडमेंट आया 1791 में, उसमें यह कहा गया कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड दैट नो प्राइवेट प्रॉपर्टी शैल बी टेकन फॉर पब्लिक यूज विदाउट जस्ट कंपनसेशन। ठीक है, कि उसमें यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति का जो अधिकार है प्रॉपर्टी का, उससे उस अधिकार को वंचित नहीं रखा जाएगा विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो पब्लिक यूज के लिए नहीं ली जाएगी विदाउट द कंपनसेशन। जस्ट का मतलब है जस्टिस वाला जस्ट। ठीक है, मतलब सही तरीके से कंपनसेट किया जाएगा और तभी किसी ज़मीन को जो है वो पब्लिक यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन 25 है वो ये कहता है कि नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी except in terms of law of general application, and no law may permit or arbitrary deprivation of property. It clarifies that property can only be legally acquired if it is for a public purpose or in the public interest and the landowner is compensated. ये बातें वहाँ पर भी कही गई है। ठीक है, कि जो लॉ ऑफ जनरल एप्लीकेशन है उसके अलावा प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं की जा सकती है, किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता है। एंड नो लॉ मे परमिट आर्बिट्ररी डिप्रिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये आर्बिट्ररी तरीके से प्रॉपर्टी से किसी व्यक्ति को डिप्राइव नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सकता है लीगली अगर पब्लिक पर्पस के लिए या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में, और जो लैंड ओनर है उसको कंपनसेट किया जाएगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनिशियली रिकॉग्नाइज करता है द राइट टू ओन प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। पहले ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत था, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, है ना, जो कि हर व्यक्ति को या हर नागरिक को ये गारंटी देता है द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। इन एडिशन अंडर आर्टिकल 31 प्रॉपर्टी कुड नॉट बी टेकन पोजेशन ऑफ और एक्वायर्ड फॉर पब्लिक पर्पज अनलेस द लॉ प्रोवाइड्स फॉर कंपनसेशन फॉर द प्रॉपर्टी टेकन पोजेशन ऑफ और एक्वायर्ड। साथ ही साथ आर्टिकल 31 में ये भी लिखा था कि प्रॉपर्टी का पोजेशन या उसको एक्वायर नहीं किया जा सकता फॉर द पब्लिक पर्पस जब तक जो लॉ है, द लॉ प्रोवाइड्स फॉर कंपनसेशन फॉर द प्रॉपर्टी। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी का पोजीशन लिया गया है या एक्वायर किया गया है उसके लिए जब तक कंपनसेशन नहीं दिया जाता तो प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं किया जा सकता है। यह आर्टिकल 31 था, और वैसे राइट टू ओन द प्रॉपर्टी वो अंडर आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट था। ये भी खैर 31 भी फंडामेंटल राइट ही हो गया। 1978 में इन राइट्स को जो है वो रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स चैप्टर, और आर्टिकल 300A जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें ये कहा गया कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको अपनी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से वंचित नहीं रखा जाएगा सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, यानी कि एट प्रेजेंट जो ये राइट टू ओन प्रॉपर्टी इंडिया में ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, बट दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक, अब इन तीनों ही देशों के संविधान ने
रिकॉग्नाइज किया है या प्रीवियसली कभी रिकॉग्नाइज किया है दैट गवर्नमेंट्स मस्ट ओनली एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी व्हेन इट सर्व्स अ पब्लिक यूज और पर्पस एंड लैंड ओनर्स मस्ट बी कंपनसेटेड। ठीक है, कि तीनों ही देशों की सरकारों ने ये रिकॉग्नाइज किया है कि जमीनें जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी तभी एक्वायर की जा सकती है जब वो किसी पब्लिक पर्पस या पब्लिक यूज़ के लिए हों और लैंड ओनर जो है उनको कंपनसेट करना ज़रूरी है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गई बात कि क्या यहाँ पर आर्टिकल्स कह रहा था ये वाला। तो इसलिए मैंने इस आर्टिकल्स को यहाँ पर लिया है। इससे हमें जो लैंड ओनरशिप है या जो स्टेट के राइट्स है टू एक्वायर द लैंड उसके बारे में पता लगता है। ठीक है, चलिए, तो यही आज के आर्टिकल्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। तो इसलिए हम लोग सेशन को फिर इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए जिसमें आपको जीएस, करंट अफेयर्स और सीसेट तीनों ही चीज़ें मिल जाती हैं ओनली एट 849 रुपीज़। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी ओनली एट 699, ओनली जीएस 449 में, ओनली करंट अफेयर्स 299 में और ओनली सीसेट आपको मिल जाता है 249 में। तो इनमें से जिसमें भी आप एनरोल करना चाहें वो कर सकते हैं। सारे के सारे टेस्ट सीरीज हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है। और हमारा जो सीसेट लाइव क्लासेस तो नहीं है बट रिकॉर्डेड क्लासेस का जो बैच है ये आपको ओनली 999 में प्रोवाइड कराया जा रहा है। हम इसमें आपको वीकली कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और उस वीकली कंटेंट के बेसिस पर आप लोगों का एक वीकेंड में लाइव डाउट सेशन लिया जाता है ताकि आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप क्लियर कर सकें। तो अगर आप इस कोर्स में भी एनरोल करना चाहते हैं तो ओनली 999 में अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके थ्रू जाके आप एनरोल कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है इस कोर्स को लेकर तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 9150449990 इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर प्ले स्टोर में आपको ऐप नहीं मिलता है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर दिया गया है इसमें हम आपको ऐप प्रोवाइड कर देंगे। और ऐप को डाउनलोड करने का बेनिफिट ये है कि अगर आपने किसी भी हमारे वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी वीडियोस को देख सकते हैं। और जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और अगर आपको कुछ भी हेल्प मिल रही है या कुछ नया आप लोग सीख रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली जो इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा। तो उसके लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। कोई आपसे मैं एक फिक्स्ड अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अमाउंट आप लोगों को कंफर्टेबल लगे या जिस अमाउंट के वर्थ आपको ये कंटेंट लग रहा हो कि इतने अमाउंट के लायक ये कंटेंट है तो आप उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।